बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, MCQs आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, तो आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इस टॉपिक को अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसकी डेरिवेशन को प्रॉपरली ड्राइव करना चाहते हैं, तो इससे एसोसिएटेड दो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी हमें यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हैं हमारे पास नंबर 1 पे मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर एंड नंबर 2 पे है वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएंगे फिर हम अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टली कहेंगे EPE। ठीक है, तो एपी को फिर हम आखिर में डिस्कस करेंगे। राइट, अब आ जाते हैं जी हम नंबर 1 पॉइंट के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर असल में है क्या। आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। देखो प्यारे बच्चों, आपने जो प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं उनमें सीखा होगा कि भाई जब आप एक बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, उसमें स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो कांस्टेंट रेशो होती है ना, उसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अलावा आप ये भी सीख के आए हैं, हमारे पास 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस, नंबर 2 बल्क मॉडुलस, नंबर 3 शेयर मॉडुलस। अब हमारे काम का ना यहाँ पर है सिर्फ यंग मॉडुलस, उसी को डिस्कस करेंगे। यंग मॉडुलस में क्या था कि भाई टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो कांस्टेंट रेशो होती है उसे हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अब टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन क्या, ये भी हमने सीखा था कि भाई ऐसी स्ट्रेस जो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में इजाफा करने के लिए लगाई जाए, वो क्या है, वो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और लेंथ में जो इजाफा हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो इस तरह से यंग्स मॉडुलस क्या था, टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान एक कांस्टेंट रेशो। यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर, ये बेसिकली एक मेटेलिक वायर का हमने यंग मॉडुलस ही निकालना है, क्योंकि देखो वायर में आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करके उसकी लेंथ में इजाफा कर सकते हो ना, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा थोड़ी कर सकते हो। तो लेंथ में इजाफा करने वाली कौन सी फिर हमारे पास स्ट्रेस होगी, टेंसाइल। और जो लेंथ में इंक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, वो स्ट्रेन कौन सी होगी, टेंसाइल। तो हमने इन दोनों में जो रेशो है उसको डिस्कस करना है, यानी सिंपली हमने एक जो वायर है ना उसके लिए यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है नंबर 1 पॉइंट में, मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर इज सिंपली यंग्स मॉडुलस। अब हम ये करते क्यों हैं भाई, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, हमने असल में ये देखना है बच्चों कि हमने जो वर्क किया ना इसके ऊपर, वायर के ऊपर, वर्क मतलब क्या, हमने फोर्स लगाई उसके ऊपर, उसको नीचे की तरफ लेकर गए, इसको एक्सटेंड किया। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा दी जाए और वो डिस्प्लेस करा दी जाए तो मतलब क्या है, वर्क तो हो गया ना। तो आपने वर्क किया, उसके बदले में उसमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, उसकी लेंथ में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो और सिंपल बोलूँ तो यही बोलूँगा कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन में रेशो मालूम करनी है एक वायर की। राइट, अच्छा जी, अब उसको फिर हम करेंगे जी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। मैं आपको पहले पूरा समझा देता हूँ ना, उसके बाद फिर ये जो पॉइंट्स है जो कि पेपर में आपने लिखने हैं वो आपको समझाता हूँ कैसे कैसे आप लिखते चले जाएंगे। देखो बच्चों, आपके पास एक वायर है और उसके अंदर बेसिकली आपने लोड अप्लाई करके ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि भाई हमने जो लोड अप्लाई किया ना उसके बदले में इसमें कितनी एक्सटेंशन आती है, ये चीज़ आपने एग्जामिन करनी है। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, हमने वायर ले ली, वायर ए मेटेलिक वायर है। ठीक है, और उसको हमने इस तरह से एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, फिर उस वायर की हमने लेंथ मेजर कर लेनी है, साथ में हुक लाजमी लगाना जहाँ पे आपने उसके ऊपर जो वेट अटैच करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, उस वायर की लेंथ को पहले मेजर कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है बच्चों, उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, मतलब अगर ये वायर है ना तो इसके सामने वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, उसको मेजर कर लेना है। 2 चीज़ें मेजर कर लेनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसके साथ अटैच कर देना है जी एक वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल क्यों अटैच किया बताऊंगा उसकी वजह। देखो आपके पास वर्नियर कैलिपर था ना, उसके बस 2 स्केल थे, एक उसका मेन स्केल था जो कि फिक्स था और एक उसका मूवेबल स्केल था जो कि वर्नियर स्केल था, है ना। तो इसका जो वर्नियर स्केल है उतार के ना यहाँ पे लगा दो इसके साथ। ठीक है, इस वायर के साथ। अच्छा, फिर ऐसा करो कि भाई एक और वायर लो।
जिसका नाम होगा वायर बी, उसको बोलेंगे रेफरेंस वायर, ठीक है, उसको भी उधर ही अटैच करो, ठीक है। और उस वायर के साथ ना एक छोटा सा लोड अटैच कर दो ताकि थोड़ा सा उसमें खिंचाव रहे ना, बिल्कुल वैसे आड़ी टेढ़ी ना रहे, खिंची रहे, तनी रहे। तो इसलिए हमने साथ छोटा सा एक लोड अप्लाई कर दिया जिसको हम डेड लोड कहते हैं। अच्छा, फिर क्या किया, उसके साथ हमने वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल था ना, वैसा मेन स्केल हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब इनिशियली हमने ये वाले जो वेट हमने इसके ऊपर रखे में वो नहीं रखने, बिल्कुल खाली, जैसे यहाँ पर मैंने शो किया ना, ये देखें, कोई भी इसके साथ अभी वेट हमने अटैच नहीं किया, खाली है बिल्कुल ये। तो अब क्या करना है जी, आपने ये देखना है कि इसका जो हमारा मेन स्केल की ज़ीरो है और जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है वो दोनों ऐसे आपस में कंसेंट करें। देखो ये बातें बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको एक पूरा कंसेप्ट मिले इसलिए मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों को ना मेन स्केल की ज़ीरो और वर्नियर स्केल की ज़ीरो को ना ऐसे ले आओ, ऐसे, ताकि इसमें एरर ना हो जब आपने वेट अटैच नहीं किया। अच्छा, फिर क्या करो, फिर ऐसा करो जी, इधर वेट अटैच करना शुरू कर दो। क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अब ये इसी नीचे को आता जाएगा, ठीक है, और वेट लगाओ और नीचे आ जाएगा, और वेट लगाओ और नीचे आएगा। अब जैसे जैसे आप इसके ऊपर वेट डालते जा रहे हो, लोड अप्लाई करते जा रहे हो, वैसे वैसे इस वायर के अंदर ना एक्सटेंशन आती जाएगी, और वो एक्सटेंशन जो है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने ये क्यों लगाए, ये वर्नियर कैलिपर के दोनों स्केल, यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल। भाई यहाँ पर एक रबड़ थोड़ी ना है जिसके साथ आप कोई फोर्स लगा के तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर लेंगे। कोई सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन आप वायर के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो बहुत ही कम, बहुत ही माइनर सी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, उसको हमने एग्जामिन करना है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का अटैच करते हैं, ताकि जो थोड़ी सी भी अगर इसकी लेंथ में इंक्रीज आए तो हम उसको मेजर करने के काबिल हों। अब समझ आइए स्केल क्यों अटैच किए थे। अच्छा जी, तो फिर बच्चों क्या करना, आपने इनिशियली तो दोनों की दोनों जीरो जो है ना वैसे ऐसे मैच हो रही थी, मतलब मैं आपको कहूँ तो ये इसकी ज़ीरो आ गई और ये इसकी ज़ीरो आ गई, दोनों ऐसे मैच कर रही थी, ठीक है ना। अब जैसे आपने वो एक वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पुट करते हैं ना, तो उसका जो जो जीरो है वो फिर ऐसे जीरो स्केल इधर चला जाता है। फिर आप ये देखते हो कि मेन स्केल की कितनी लाइंस हैं वो जीरो को क्रॉस कर चुकी है कंप्लीटली, उसको मेजर करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हो कि भाई इसकी वर्नियर स्केल की कौन सी नंबर लाइन है जो मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली ऐसे कंसाइड कर रही है, फिर उसको काउंट करते हो। फिर क्या करते हो, मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली, यहाँ पे लिखते हो भाई मेन स्केल रीडिंग, फिर प्लस क्या करते हो, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को, जो नंबर लाइन जो है वो मेन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड करिए, मगर वो जो भी है मैं उसको चले एक्स कह देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ लीस्ट काउंट के साथ, फिर मेन स्केल में ऐड करते हो तो आपको मिल जाती है जी एक्सटेंशन। जैसे आपने बच्चों सीखा ना क्लास 9th में वर्नियर स्केल से लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एक आपने मेन स्केल रीडिंग ले ली, एक वर्नियर स्केल रीडिंग ले ली, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में ऐड कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो मालूम कर लेनी है कि इसके अंदर जो कितना इजाफा हुआ। ओरिजिनल लेंथ को आप मान लीजिए हमारे पास वो L0 है, और उसमें जो इजाफा हुआ उसमें एक्सटेंशन आई उसको हम X से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है वो इसका यंग मॉडुलस आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यंग मॉडुलस जो है ना वो हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन में रेशो। वो क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया आगे स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ यानी x डिवाइडेड बाय L0, ठीक है। अब फोर्स तो हमारे पास वो वेट वाली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इस वायर का मेजर किया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। x जो है वो एक्सटेंशन आई जो यहाँ से इस यहाँ से आपने मेजर करना, मैंने आपको जो सिखाया इस फार्मूले से, वो यहाँ पुट कर दोगे। L0 इसकी ओरिजिनल लेंथ हमने इनिशियली मेजर की, वो यहाँ पुट करोगे तो आपको इस वायर का जो यंग्स मॉडुलस है वो आपको मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं जी मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर। अब इस मेटेलिक वायर की वैल्यू ज़्यादा मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर की वैल्यू ज़्यादा होना या कम होने का क्या मतलब होता है, वो भी आपको समझा देता हूँ। अगर कोई मटेरियल है उसका जो ये जो आ रहा है मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर वो आ रहा है ज़्यादा, बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि इस मटेरियल को जो है वो स्ट्रेच करना उसको बड़ा मुश्किल है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे और बहुत कम इसके अंदर एक्सटेंशन आएगी, ठीक है। और अगर किसी वायर का जो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर वो है कम, उसके आंसर है कम या वैल्यू है कम, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप जो है वो कम स्ट्रेस अप्लाई करके भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी मॉडुलस ऑफ मेटेलिक वायर की, उतना डिफ़िकल्ट होगा उसको एक्सटेंड करना, उसकी लेंथ में इजाफा करना स्ट्रेस अप्लाई करते हुए। जितनी वैल्यू छोटी होगी उतना आसानी से हम उसकी लेंथ में इजाफा कर पाएंगे। अब आ जाते हैं जी पेपर में लिखना है कैसे बता देंगे। लेट अस कंसीडर अ मेटेलिक वायर विच कैन बी स्ट्रेन्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। एक वायर ले लो जिसके ऊपर आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फोर्स। मेजर इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेजर करो दोनों और उसके साथ कनेक्ट कर दो एक स्केल जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वाला स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल।
देन फिर क्या करना है आपने, टेक अनदर वायर, रेफरेंस वायर, ये वाली रेफरेंस वायर ले लो, ठीक है, विद द मेन स्केल, और उसके ऊपर आपने मेन स्केल लगा देना है। क्यों लगा दिया अब उसकी वजह बता दूंगा। फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर अपॉन एडिंग द लोड, के जब हम लोड अटैच करें मेटेलिक वायर के ऊपर तो इसमें जो एक्सटेंशन आए उस एक्सटेंशन को प्रिसाइजली मेजर कर सकें, इस वजह से हमने इसके साथ मेन स्केल को अटैच किया और इसके साथ वर्नियर स्केल को अटैच किया ताकि बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह इसकी हम मेजरमेंट कर सकें, ठीक है ना, प्रिसाइज मेजरमेंट हो सके, इसलिए हमने इसको अटैच किया, ठीक है। आफ्टर एडिंग वेट कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, कर लिया हमने चेंज इन लेंथ, सारा तरीका बता दिया। फिर ये फार्मूला लिखो और ये वाला इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और ये बता दो कि एक्स जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन लेंथ है और एल नॉट जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ये बात बता दी आपने, बस इतना काम कर लो, आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा होगा। अब ये वैल्यू पता कहाँ पर यूज़ होगी, ये देखो y इज इक्वल टू एफ एल नॉट बाई ए इंटू एक्स, तो ये बेसिकली इसी से आया है। तो पहले आपको ये अगर आता होगा तभी आप तो इसको मालूम कर पाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको पहले ये कवर करा दिया। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चों टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास वर्क फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब ये वर्क फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ क्या है इसको भी ज़रा समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, याद रहे कि जब हमने वर्क वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था वर्क डन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन अंडर अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, और इसके अलावा हमने सीखा था वर्क डन फ्रॉम एफडी ग्राफ। एफडी ग्राफ याद होगा आपको, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको वहाँ पर कंसेप्ट दिया था कि भाई देखो आपके पास जो है ना एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसे अलोंग द एक्स एक्सिस आप ले लो डिस्प्लेसमेंट और अलोंग द वाई एक्सिस आप ले लो फोर्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है ना ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ इस जगह के ऊपर, सही है, और आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी जी 5 न्यूटन की, 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, यहाँ से 1 मीटर मूव करके यहाँ पर अभी भी आपने 5 न्यूटन की फोर्स रखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आगे चल अभी भी आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, आगे चल के यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स 1 2 3 और यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक शिफ्ट हो गया मगर आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई है वो 5 न्यूटन की। तो आपके पास ना इस तरह से सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ है, एफडी ग्राफ। अब हम वहां पे हमने कंसेप्ट सीखा था कि एरिया अंडर एफडी ग्राफ गिव्स अस वर्क। ये हमारा एफडी ग्राफ है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन आई है ये एफडी ग्राफ है। इसके अंडर जो एरिया होता है ना बिल्कुल इससे नीचे नीचे, वो हमारे पास बराबर होता है वर्क डन के, ठीक है। अब वैसे जरा वर्क कैलकुलेट करो, वर्क क्या फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स है जी, पूरे रास्ते 5 न्यूटन की फोर्स लगाई हमने और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो हमारे पास 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो कितना वर्क हुआ हमारे पास 4 5 20 जॉल वर्क किया। अच्छा, अब जरा ये जो एक रेक्टेंगल बन गई इसके एरिया निकाल के देखो, इसके एरिया में हमारे पास जो लेंथ है और विड्थ है वो जरा नोट कर लो। ये वाली जो साइड है वर्टिकल वो है 5 और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 4। तो इसका एरिया जब निकालोगे लेंथ इंटू विड्थ करते हो ना, 4 इंटू 5 क्या होगा 20, तो जो एरिया आया वो है 20 और जो वर्क मिला वो भी कितना है 20। इसलिए हमेशा याद रखो एरिया अंडर द एफ डी ग्राफ गिव्स अस वर्क। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कांस्टेंट फोर्स के साथ वर्क, अगर कांस्टेंट फोर्स के साथ वर्क ना हुआ, वेरिएबल फोर्स के साथ हुआ तो भी परेशानी की बात नहीं है। उसमें क्या होगा, आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है ना वो सारा हमको जो है वो देता है वर्क देता है। ये कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है, बस उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब फर्क पता क्या है, उसने डिस्प्लेसमेंट की बजाय ना यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन क्या है बेसिकली, जरा नोट करो ना इस चीज को। देखो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है मेरे पास एल नॉट है, ठीक हो गया। मैंने इस पे कोई लोड अटैच नहीं किया। जब मैं इसके ऊपर एक लोड अटैच करता हूँ, यानी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर वेट रखा, तो वेट क्या है, डाउनवर्ड एक फोर्स है, तो सिंपली मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की। जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये जाहिर बात है इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक्स, तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क तो हो गया ना। तो यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होकर आ गई, यहाँ पर वर्क हो गया, ठीक है, ये होता है हमारे पास वर्क। बात समझ गए। तो यहां पर हमने बेसिकली जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो दरअसल क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वही चीज है वर्क फ्रॉम द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, क्योंकि एक्सटेंशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो यहां से यहां तक कवर किया गया,
ठीक हो गया। तो इसलिए हमने वही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना। वी नो दैट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क, बताया आपको मैंने अभी, ठीक है। अच्छा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे जी, ग्राफ ड्रा करेंगे। ड्रा ग्राफ बाय टेकिंग द एक्सटेंशन अलोंग द वाई एक्सिस एंड द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। हम जो है वो एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें हम अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्स ले रहे हैं और अलोंग द वाई एक्सिस हम एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इनिशियली जब इस पे लोड अटैच नहीं किया, ठीक है, कोई फोर्स हमने अप्लाई नहीं की, एक्सटेंशन भी नहीं है, फोर्स अप्लाई नहीं की, एक्सटेंशन भी नहीं आई, दोनों जीरो हैं, तो एफ भी जीरो और जो एक्स है वो भी जीरो, ठीक है, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ। फिर क्या किया हमने, इसके ऊपर एक पेन रखा वेट वाला, ठीक है, इस पेन में एक वेट रखा। फिर क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आ गई, ये देखिए यहाँ तक हमने जो है वो बेसिकली मान लीजिए इस पॉइंट तक हमने इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाई, इसमें एक्सटेंशन आई यहाँ तक, हमने दोनों पॉइंट को मिला के ये एक पॉइंट बना दिया। फिर क्या किया हमने, इसके ऊपर एक और रख दिया, जो फोर्स है वो बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और रख दिया वेट, अब एक्सटेंशन जो फोर्स जो है वो हमारी यहाँ पर आ गई और एक्सटेंशन हमारी यहाँ पर आ गई, बस इतना ही हम लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम उस पर नहीं रख रहे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने जैसे जैसे इसके अंदर इंक्रीज लाते जा रहे हैं जी, इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स या वेट में, तो वैसे वैसे एक्सटेंशन जो है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जब आपके पास वेट जीरो है, आपने कोई वेट अप्लाई नहीं किया, फोर्स जीरो है, तो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो भी जीरो है, ठीक है। जैसे जैसे हम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स को या सिंपली वेट को, वैसे वैसे इसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो आती चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान एक ग्राफ आ गया। अब जो कॉन्सेप्ट था कि हमने जो है वो यहाँ से वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, और हम ये जानते हैं कि एरिया अंडर एफ डी ग्राफ हमें वर्क देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो ए से लेकर ओ तक ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन है ना ओ से लेकर ए तक लाइन, ये लाइन हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम तो जानते हैं ये कंसेप्ट कि एरिया अंडर एफ डी ग्राफ वर्क होता है। तो हमने यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया ऐसे, और इस एरिया को मैंने सारे को हाईलाइट कर दिया, ये वो एरिया है जो अंडर द ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब इस एरिया की जो है ना वो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही हमारे पास वर्क होगा, क्लियर है। अच्छा, अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, आप देख सकते हैं ओ ए बी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब कुछ बच्चे हैं हमारे उनको नहीं याद होता ये फॉर्मूले, तो भाई मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, आपको कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ बताता हूँ आपको, मैं इसको पहले रेस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो भाई, ये है हमारे पास एक केक, ठीक है, ये केक, इसकी कुछ लेंथ है हमारे पास, ये आ गई L और ये आ गई इसकी विड्थ W, सही है। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया प्यारे बच्चों होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमने कर दिया इसका हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू करने के बाद ये हमारे पास एक हिस्सा आ गया, ये हमने अलग कर दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया बताओ, ठीक है, आफ्टर हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो क्या होगा बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 1/2 L मल्टीप्लाई बाय W। जो भी एरिया था उसका हाफ हो जाएगा। देखो पूरा एरिया क्या था, लेंथ इंटू विड्थ, आधे का एरिया क्या है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो आसान हो गया। ये देखो ना, ये ट्रायंगल की शेप नहीं बनती क्या हमारे पास, इसी वजह से यहाँ पे 1/2 आया। तो ये देखें, ये हमारा पूरा केक है, ये वाला, ये पूरा केक है, उसका हमने हैप्पी बर्थडे टू यू किया, नीचे वाले हिस्से का एरिया मालूम करना है, तो नीचे वाले हिस्से का एरिया क्या होगा, हाफ टाइम लेंथ इंटू विड्थ। तो जो मैथ्स में फॉर्मूला इसका लिखा जाता है वो यूँ लिखा जाता है, एरिया इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस क्या है हमारे पास, ये बेस आ गई, एल्टीट्यूड क्या वो ये आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये जो बॉक्स बना है उसमें लेंथ इंटू विड्थ है, सिंपल वे में। तो आप तो याद रहना चाहिए ना, भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एरिया एज इट इज आएगा, 1/2 एज इट इज आएगा। बेस में क्या है जी, हमारे पास फोर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है वो फोर्स को इंडिकेट करती है, जो कि है हमारे पास F, अप्लाई कर दी फोर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो इंडिकेट करती है डिस्प्लेसमेंट को, वो है x, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हाफ F इंटू एक्स, ये आ गया जी हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और यही एरिया जो है वो इक्वल टू वर्क होता है। मैं आपको अभी साबित करके देता हूँ। देखो वर्क डन फिर क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला जो आपने सीखा वो क्या सीखा, वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, फिर हम एफ डी कॉस थीटा नहीं लिखते, सिंपली लिखते हैं एफ डी, ठीक है। और इसमें जो फोर्स होती है ना, याद रखना, ये फोर्स जो है वो एवरेज होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा AV यानी एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे हम, देखो शुरू में तो फोर्स थी नहीं, जीरो थी,
फिर आप उसके ऊपर वेट रखते गए, फोर्स बढ़ती गई, वेट रखते गए, फोर्स बढ़ती गई, वेट रखते गए, फोर्स बढ़ती गई, फोर्स बढ़ते बढ़ते एफ हो गई। तो 0 से लेके एफ के दरमियान फोर्स है, डिवाइडेड बाय 2, 0 एफ प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1/2 एफ बन जाएगा। और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स के बराबर, ठीक है, एक्सटेंशन जो आई थी। तो क्या बन गया है वर्क, हाफ एफ एक्स। तो देख लो मैंने भी क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था एरिया इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स। यहाँ पर क्या आया है, वर्क इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स। तो यहाँ पे हमें एक और बात साबित हो जाती है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि साबित करो कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो आपको वर्क देता है, ठीक है। तो वर्क हमारे पास हाफ के एफ एक्स आ गया, और जो एरिया अंडर द ग्राफ आया वो भी हमारे पास हाफ एफ एक्स आया। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। मैंने ये मेंशन किया है, द फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स अस वर्क, ठीक है। चलो जी, ये दूसरा पॉइंट था जो कि हमारा यहाँ पे हल हो गया। अब इसकी वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एफ एक्स स्क्वायर, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन के अंदर। ये देखो ये वर्क है ना, वर्क, और वर्क की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है 1/2 एफ इंटू एक्स। इस वजह से मैं कह रहा था कि इसको, इन चीज़ों को सीखेंगे तो फिर आपको ये टॉपिक आसान लगेगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है इसके अंदर। अब आ जाए जी अपने मेजर टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों, वो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, पहले ज़रा डेफिनेशन देखो, फिर मैं इसकी तरफ वजाहत में जाता हूँ। देखो लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटीरियल, इलास्टिक मटीरियल कहना चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटीरियल व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। एक मटेरियल को जब कंप्रेस किया जाता है या उसको स्ट्रेच किया जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। दिस एनर्जी अराइज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास एक वाल, और इस वाल के ऊपर हमने लगा दिया एक बड़ा सा स्प्रिंग। चले इधर ही बना देते हैं स्प्रिंग, हमने ये बड़ा हैवी किस्म का स्प्रिंग हमने लगा दिया जी, ये स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बॉल लेते हैं, बॉल, ठीक है, और इस बॉल को ना हम यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। चले हम ऐसा करते हैं, वाल की बजाय नीचे कोई इधर कोई टेबल ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको समझना आसान हो। वाल छोड़ दें, हम टेबल पे आ जाते हैं, ठीक है। ये टेबल है, और टेबल की ये एक छोटी सी वाल है जो टेबल के साथ ही जुड़ी है, ठीक है, जिसके साथ हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। अब ये एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब बिल्कुल मैंने बॉल को ना ऐसे साथ जोड़ के रखा हुआ है। क्या इस बॉल में एबिलिटी है कि ये यहाँ से यहाँ मूव करके जा सके, वर्क कर सके? नहीं है। इसका मतलब इनमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, और ना ही स्प्रिंग में एनर्जी जो इसको इस पर वर्क कर सके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि भाई इसको ना यहाँ से ऐसे पीछे की तरफ खींच के लेके आता हूँ ऐसे, और फिर छोड़ूंगा तो फिर क्या होगा, बॉल ऐसे उड़ती हुई जाएगी आगे। अब ऐसा क्या हो गया था इसके अंदर कि जिसकी वजह से ये बॉल उड़ती हुई आई? मैंने क्या किया, बेसिकली इस स्प्रिंग की जो है ना, मैंने उसको कंप्रेस किया। जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया ना तो उसके अंदर जो है ना एक एनर्जी आ गई थी, ठीक है। वो जो एनर्जी इसके अंदर आ गई थी ना कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर, वो बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैंने छोड़ा तो स्प्रिंग बाहर को आया, ठीक है, और उसके अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस बॉल के ऊपर वर्क किया और यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्प्लेस किया, फोर्स अप्लाई की और उसको डिस्प्लेस किया। अब किसी बॉडी में एनर्जी होती है तो वो वर्क करती है ना, अगर उसमें एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई एक जो भी आपके पास बॉडी है, जब उसको आप कंप्रेस करते हैं या उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो दोनों सूरतों में उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। वो जो भरने वाली एनर्जी है ना उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी आपकी किताबी बात है। अब मैं आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी ट्रू सेंस बताता हूँ भैया, ताकि आपको कभी ज़िंदगी में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो भूले ना, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराओगे, बॉडी खुद मूव नहीं करेगी, आपको लेकर जाना पड़ेगा बॉडी को, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आपका किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी जो वर्क से आई है, वो बेसिकली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, आप ऐसा करो, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, सही है। अब ज़रा ध्यान से बात मेरी सुनना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, ठीक है ना, इसके अंदर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है जो इसे नीचे खींच रही है, सही है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि ये ऊपर जाए तो ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रही है। मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँगा तो खुद नहीं जाएगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मैं वर्क करूँगा। अब जो मैं वर्क करूँगा ना, मेरा किया हुआ वर्क इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। याद रखो, जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव करोगे, बॉडी खुद नहीं जाती, आपको लेकर जाना पड़ता है।
आपको वर्क करना पड़ता है। जब आप वर्क करते हो तो आपका किया हुआ वर्क उसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये ट्रू सेंस है पोटेंशियल एनर्जी की। बात समझ गए? आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? वो एनर्जी एक बॉडी के अंदर जो उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से आए। ये बात नामुकम्मल है। अब देखो ये है ना, ये है। अब इस बॉडी की पोजीशन मैं यहाँ से बेसिकली फर्ज कर लो ये ज़मीन है, यहाँ पे पड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, पोजीशन चेंज कर दी, आई है पोटेंशियल एनर्जी? नहीं आई। भाई असल बात यह है कि आपने फोर्स के अगेंस्ट मूव करना। अब ये ज़मीन पे पड़ा ऑब्जेक्ट है, मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ ऐसे, ठीक है, ऊपर लेके जाता हूँ इसको। तो अब मैं वर्क करूँगा, क्योंकि मैं वर्क करूँगा तो ये बॉडी ऊपर मूव करेगी, खुद ब खुद तो जा ही नहीं सकती। अब इसके अंदर एनर्जी आ गई। अब अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा तो ये सीधी नीचे गिरेगी, ऐसे आके खुद ब खुद नीचे आएगी। एनर्जी थी, इसने वर्क किया, ठीक है। क्यों एनर्जी आई? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव करा के जो हम उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो इधर को फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। मगर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़बरदस्ती इसको इधर लेके जाऊँ, ठीक है, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको डिस्प्लेस करूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब मेरा किया वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर से भागा भागा इधर जाएगा। बात समझ गए? यहां पर ये फर्ज करो यहां पे पड़ा था, चिपका हुआ था, कोई वर्क नहीं कर रहा। मैं जबरदस्ती इसको यहां से इधर लेके जाऊंगा, जबरदस्ती यहां से इधर लेके गया, ठीक है, इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा। मेरा किया हुआ वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। अब मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद भागा भागा यूं आएगा। ये खुद ब खुद भागा भागा कैसे आ गया? वर्क कैसे कर गया? एनर्जी थी जो वर्क किया ना, क्योंकि जिस बॉडी में एनर्जी होती है वो वर्क करती है। तो यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है। अब ये आपने यहां पर वर्क किया एक चार्ज को मूव करते हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव किया। यहां पर जो वर्क आपने किया वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा, और वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपको मैंने दो एग्जांपल दिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराओ, वर्क करना पड़ेगा, वो उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक चार्ज को मूव कराओ, अगेंस्ट, वो चार्ज को इधर ले जाना चाहती है, फोर्स इधर लग रही है, आप इधर लेके जाओ, आपको वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हमने यहाँ पर भी डिस्कस करना, ये भी कुछ इसी तरह का केस है। देखो भाई, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर मौजूद है। आप क्या करते हो, उसको जगह से डिस्प्लेस करते हो। अब जब थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो ना, इधर को खींचा आपने रबड़ को, अब उसके जो पार्टिकल हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और वो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। आप मजीद इधर खींचते हो, वो उधर जाना चाह रहा है, आप इधर खींचते हो, रबड़ उधर जाना चाह रहा है, आप इधर खींच रहे हो, आप और खींच रहे हो, आप और खींच रहे हो, आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आपका किया वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता जा रहा है। जैसे छोड़ोगे तो ये भागा भागा जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई थी ना, ये भी आपके वर्क की वजह से आई है। तो आप वर्क करते हो, ठीक है, और आपके किए वो वर्क की वजह से उसके अंदर जो है वो एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। बात समझ गए? और ये जो इलास्टिक बॉडीज़ हैं इसमें एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि ये अपने जो पार्टिकल है ना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया ना, देखो, दिस एनर्जी अराइज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीगेन ओरिजिनल पोजीशन। आपने रबड़ को खींचा, उसके पार्टिकल को जगह से डिस्टर्ब कर दिया, अब वो वापस जाने की कोशिश करते हैं अपनी ओरिजिनल की तरफ। आप इधर खींच रहे हैं, वो उधर जाना चाहते हैं। अब अगर आप उसके अगेंस्ट और इधर खींचोगे, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पीछे पीछे खींचते जाओगे, वर्क ज़्यादा करते जाओगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और एक और अहम बात याद रखना कि आपका किया हुआ वर्क ही इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। सो वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी से आपने इस इक्वेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ कैटापुलेट की, गुलेल जिसे कहते हैं। वो ऐसा गुलेल होता है ना, यहाँ पे रबड़ लगा, यहाँ पे रबड़ लगा, दोनों को पीछे लेके आते हैं, उसके अंदर एक पत्थर डालते हैं और ऐसे खींचते हैं। थोड़ा सा पीछे खींचा, छोड़ दिया, आपने थोड़ा सा पीछे खींचा, थोड़ा वर्क किया, तो इसमें थोड़ी एनर्जी आएगी और ये स्टोन जल्दी गिरेगा, करीब ही गिरेगा। फिर आपने इसको स्टोन को भरा, थोड़ा और दूर लगे, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, कवर किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कराया आपने,
ज़्यादा वर्क करना पड़ा आपको, अब छोड़ेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा। और अगर आप उसको ऐसे खींचें, ऐसे दूर तक लेके जाएं, बहुत ज़्यादा वर्क किया आपने, बहुत ज़्यादा डिस्प्ले किया इसको, अब छोड़ेंगे तो वो बहुत दूर जाएगा। अब ज़रा सोचो तो सही, आप जब थोड़ा वर्क कर रहे हो उसमें थोड़ी एनर्जी आ रही है, पत्थर को ज़्यादा दूर तक नहीं भेज पा रहे। वर्क ज़्यादा किया, एनर्जी ज़्यादा आई, पत्थर को और दूर भेजा, वर्क और ज़्यादा किया, एनर्जी और ज़्यादा आई, पत्थर को और दूर फेंका जाके उसने, है ना। तो असल में क्या हो रहा है, जो बात मैंने आपको बताई है वही बात है, आपका किया हुआ वर्क ही इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। अब एक बात और सुन लो ज़रा, ताकि आपका बिल्कुल एक कंक्रीट कंसेप्ट बन जाए, कभी आपको दोबारा कोई जो है ना इसके बारे में कन्फ्यूजन ना रहे। आप ऐसा करो, एक ईंट लो, ईंट, ठीक है, उसके साथ एक रस्सी बांधो, और जो पंखे वाला होता है ना ऊपर, वो ऐसे लगा होता है जिसका पंखा अटैच करते हैं, हुक, उस हुक से ना उसको रस्सी को बांधो, ठीक है, और उस ईंट को नीचे आने दो, ठीक है, और अपने हाथ में रस्सी रखो, मतलब रस्सी यूँ जा रही है, हुक से आई, हुक से नीचे आई, उसके साथ ईंट, और ईंट आपके सर पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। आपने थोड़ा सा इसमें ईंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, रस्सी को खींचते हुए, ईंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, आपने थोड़ा वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, छोड़ोगे ना, आगे ईंट सर में लगेगी, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा वर्क कर लिया, ऐसे ईंट को ज़्यादा ऊपर शिफ्ट कर लिया, तो ज़्यादा वर्क करने की वजह से उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आपने उसको अलाउ नहीं करना कि वो सीधी आपके सर में आए, वरना सर फट जाएगा आपका, ठीक है। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा वर्क करते हैं, उसी वर्क को ही इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर किया रहता है। ज़्यादा वर्क कर लोगे, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी बॉडी में, आपका सर फट जाएगा इस ईंट से, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मैंने ये कंसेप्ट सिखा दिया है, सही है। ओके जी, तो अब आ जाते हैं हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर। तो जो बात मैंने आपको बताई है कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कहाँ से आती है जी, आपके किए हुए वर्क से आती है। तो EPE यानी ये हमारी एपी है, ये एपी भी कहाँ से आएगी, वर्क से आएगी। EPE यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एपी। ओके, अब ये हमारे पास है वर्क, ठीक है। आप ज़रा सोचो कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लेके आनी है ना, तो किसी इलास्टिक बॉडी को आपने स्ट्रेच किया होगा या इसको कंप्रेस किया होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन से या उसको आपने स्ट्रेच करने से आपने जो है ना ये वर्क किया है, ठीक है। तो इसका वर्क जो है वो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे जो वर्क हमने कैलकुलेट किया था इस केस के अंदर, सॉरी यहाँ पर, तो वो वर्क हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास इलास्टिक बॉडी, एक स्प्रिंग है, और उस स्प्रिंग के साथ हमने जो है वो बेसिकली एक वेट अटैच किया हुआ था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाला वर्क आपने लेना, आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, ठीक है। फोर्स क्या थी आपका, ये वाली जो आपने अप्लाई की थी, ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन थी वो ये है x, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से जो वर्क आपने कैलकुलेट किया था ना, ये भी कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट किया, ठीक है, कोई भी एक ले लें, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक वर्क आपने लेना है, ठीक हो गया, ले लिया। हाफ F इंटू एक्स, हाफ आ गया 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन x, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा जो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ एक इलास्टिक बॉडी है, उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जो हुक्स लॉ है ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, जितनी ज़्यादा आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, बट विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, उसके बाद नहीं जाना, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करेंगे, आएगा आपके पास k कांस्टेंट, साथ में आएगा x, सो F इज इक्वल टू kx आ गया। अब क्या करना है मेरे बच्चों, आपने F इज इक्वल टू kx की वैल्यू आपके पास मिलके आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठा के वापस F के अंदर पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 kx इंटू एक्स, ठीक है। ये जो F था ना, उसी जगह पे वैल्यू आई हुक्स लॉ से kx, तो ये बन जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx का स्क्वायर। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया जी फाइनल, जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। कितना आसान और सिंपल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको यंग्स मॉडुलस की सूरत में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपके पास ये इस तरह की चीज़, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वो क्या था, y इज इक्वल टू F/A डिवाइडेड बाय x/L। इसमें F फोर्स थी जो वेट की सूरत में अप्लाई की, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और x जो है वो एक्सटेंशन है, और L0 ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। इसी को जस्ट हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ना इसकी ये फॉर्म यहाँ पे लिखी है, y इज इक्वल टू F/L0/x इंटू A। अब आपने करना ये है कि जहाँ पर आपने F की वैल्यू यहाँ पर पुट की थी ना ये हुक्स लॉ से, अब आप हुक्स लॉ की बजाय ना यंग्स मॉडुलस के फार्मूले से
एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। वो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स। अब यहाँ f इधर ही रखो, बाकी चीज़ें उधर ले जाओ। अब देखो a और x जो है ना दोनों फोर्स के साथ हो रहे हैं डिवाइड, तो उधर जाके y के साथ होंगे मल्टीप्लाई। एल नॉट हो रहा है f के साथ मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके होगा डिवाइड। तो देख लो f इज इक्वल्स टू वाई एक्स ए, वाई के साथ x और a दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एल नॉट नीचे क्या हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ये फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास जो है 1/2 एज इट इज रहेगा, ये वाला फोर्स जगह पे आ गया वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल नॉट, और जो साथ में ये वाली एक्स की वैल्यू थी वो एज इट इज रही एक्स। अब आपने क्या करना है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स का स्क्वायर बना देना है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वाई ए एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।